हेलो क्लास नाइन्थ, दिस इज़ तमन्ना धीर, योर सोशल साइंस टीचर। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर ऑफ पोल साइंस, दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सो सबसे पहले जो है हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं ओवरव्यू की, यानी कि क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शन से रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इंडिया क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में इलेक्शंस होते हैं और वो फ्री एंड फेयर होते हैं। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी होती है जहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो मेड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यहाँ पर लोग अपने आप को गवर्न करवाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, यानी कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो कि आगे उन्हें गवर्न करता है इन अ मैकेनिज्म, मतलब एक मैकेनिज़्म है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन ज़रूरी क्यों है, डेमोक्रेसी में वो यूज़फुल कैसे हैं, इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो क्या अच्छी बात है और कैसे फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से रिलेटेड होंगी, और बाकी का चैप्टर जो है वो आपको बताएगा अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इलेक्शन, क्या क्या लिमिटेशंस होती है, बाउंड्रीज़ होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की डिक्लेरेशन के लिए। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा इलेक्शन हम बात कर रहे हैं, इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं क्या वो फ्री एंड फेयर हैं, और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं एक फ्री और फेयर इलेक्शंस में फेस किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ वाई इलेक्शंस। टॉपिक का जो हेडिंग है उससे ही थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा, वाई इलेक्शन, इलेक्शन ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं एक न्यूज़ जो है यहाँ पर गिवन है, और इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये केस स्टडी है जिसमें स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ द ईयर 1987 ऑफ विच स्टेट? हरियाणा। ये एक न्यूज़ है जहाँ पर आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दी गई है स्टेट असेंबली इलेक्शन के बारे में, जो कि हरियाणा जो इंडिया की स्टेट है वहाँ पर हुए थे 1987 में। इससे प्रीवियस जो इलेक्शन थे जो कि हुए थे 1982 में, इसमें कौन सी पार्टी जीती थी? कांग्रेस। तो यानी कि डोमिनेशन अभी किसका चल रहा था? जो अभी इलेक्शन में राज चल रहा था, जो गवर्नमेंट थी वो किसकी थी? कांग्रेस की थी। अब क्या हुआ, चौधरी देवीलाल जो हैं वो अपोजिशन लीडर्स थे, किसके? कांग्रेस के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मूवमेंट को लॉन्च किया जिसका नेम था न्याय युद्ध। न्याय का मतलब जस्टिस, युद्ध का मतलब एक स्ट्रगल। तो यहाँ पे उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, किसके अगेंस्ट? कांग्रेस के अगेंस्ट, और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम क्या था? लोकदल। उनकी नई पार्टी का, किसका? चौधरी देवीलाल की न्यू पार्टी का नेम था। अब उनकी पार्टी ने जो है बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ को जो है क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने एक फुल फ्लैश पार्टी जो है बिल्टअप कर ली कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने के लिए। अब इलेक्शन कैंपेन जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इलेक्शन कैंपेनिंग क्या होती है? इलेक्शन कैंपेनिंग होते हैं प्रमोट करना, जहाँ पर डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं, इलेक्शन में जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने आप को क्या करती हैं? प्रमोट करती हैं, लोगों को कन्विंस करती हैं कैंपेनिंग में। जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आम जनता को अप्रोच करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी पार्टी अगर सिलेक्ट हुई तो वो क्या करेगी। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये कैंपेनिंग का होता है। अब देवीलाल जो है, चौधरी देवीलाल जी जो हैं, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग स्टार्ट की। और उन्होंने लोगों को कन्विंस कैसे किया? उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी का नाम क्या है? लोकदल। अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो वो क्या करेंगे, वो जो है उनकी गवर्नमेंट जो है सारे लोन जो है किसने लिए हुए हैं? फार्मर और स्मॉल बिजनेसमैन ने जो भी लोन लिए हुए हैं वो उन सारे लोन्स को वेव यानी कि रिमूव कर देंगे, हटा देंगे वहाँ से। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग हैं उनके लिए पॉलिसी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो है उनकी गवर्नमेंट का आफ्टर सिलेक्शन जो है वेरी फर्स्ट एक्शन होगा। तो जनता जो है और ज़्यादा कन्विंस हो गई, क्योंकि लोग जो हैं, बट ऑब्वियस है कि एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट थी उनसे नाखुश थे और वो चाहते थे कि हाँ जी हमें कोई ऐसा बेनिफिट हो, तो वो अट्रैक्ट हुए देवीलाल जी के प्रॉमिस से। अब क्या हुआ, इलेक्शन हुए, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा जो है रिस्पांस दिया किसकी फेवर में? लोकदल की फेवर में, जो कि पार्टी थी चौधरी देवीलाल की। एज अ रिज़ल्ट लोकदल और उनकी जो जॉइंट पार्टीज़ थी, उनके जो पार्टनर्स थे, उन्होंने 90 सीट्स में से
76 यानी कि आउट ऑफ 90 सीट्स 76 सीट्स जो हैं उन्होंने स्टेट असेंबली में जीती। लोकदल, जो कि अकेली लोकदल पार्टी थी, उसने कितनी सीट्स जीती? 60। तो यहाँ से जो है क्लियर हो गया कि अब क्या था, मेजॉरिटी थी उनकी किसमें? स्टेट असेंबली में, जिसकी वजह से सरकार किसकी बनी? सरकार बनी चौधरी देवीलाल जी की। और कांग्रेस जो है उस टाइम पे सिर्फ 5 सीट्स ही जीत पाई। अब क्या हुआ, जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुए, जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, जो उस टाइम पे वर्किंग चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि जितने भी एमएलएस थे किस पार्टी के? लोकदल के, उन्होंने डिसाइड किया कि चलिए चौधरी देवीलाल जी जो हैं उनके लीडर हैं, तो उनको क्या बनाएंगे? हम न्यू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे हरियाणा का। तो लगभग जो है इलेक्शन के 3 दिन बाद जो है देवीलाल जी को हरियाणा का न्यू चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और जैसा कि उन्होंने कमिटमेंट किया था इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, जैसे ही उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, सबसे पहले ऑर्डर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को क्या दिया कि जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन है स्मॉल फार्मर्स के, एग्रीकल्चर लेबरर्स या बिजनेसमैन के, वो सब क्या कर दिए जाएँ? वेव ऑफ कर दिए जाएँ, माफ़ कर दिए जाएँ। अब उनकी पार्टी जो है लगभग 4 साल तक जो है रूल किया हरियाणा में। और जो अगले इलेक्शन हुए इन द ईयर 1991, उसमें जो है उनकी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। एज अ रिज़ल्ट कांग्रेस जो है उन्होंने इलेक्शन जीते। हो जाता है कि जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि नाखुश थे लोग, तो बट ऑब्वियस है कि लोगों को जो है वो तसल्ली नहीं होती है, तो लोगों ने क्या किया, अपनी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसको वोट करके जिताया। अब अगला हमारा टॉपिक है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक्चुअली में इलेक्शन होता क्या है। इलेक्शन जो है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन जो है वो एक इंटरवल के बाद जो है होते रहते हैं, और ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जाता है। और ये एक फ़िक्स इंटरवल, जैसे कि इंडिया में जो है हर 5 साल बाद जो है इलेक्शन होते हैं। अब यहाँ पर आपने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि मोर देन 100 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? आम जनता के द्वारा जो है चुने जाते हैं। लेकिन बात वही आती है कि इलेक्शन की ज़रूरत क्या है? क्या डेमोक्रेसी बिना इलेक्शंस के पॉसिबल है? क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि जो लोग हैं एक सिंपल डिक्टेटर, क्योंकि अगर डिक्टेटरशिप होगी तो डेमोक्रेसी का तो वहाँ पर एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नाउ अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन। अब ये मान के चलिए कि एक रूल जो है वो फिर भी पॉसिबल है, एक डिक्टेटरशिप का रूल जो है वो बिना इलेक्शन के पॉसिबल है। लेकिन अगर इमेजिन करिए कि रोज़ जो है कोई डिसीज़न लेना है हमने अपनी स्टेट के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में। अब रोज़ जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठ रहा है और डिस्कस कर रहा है कि चलो ये डिसीज़न ले लेते हैं, ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं, और क्या ये सब पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। स्मॉल कम्युनिटी में तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन लार्ज कम्युनिटी में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ना ही किसी के लिए ये पॉसिबल है कि उसके पास जो है जो सफिशिएंट टाइम और नॉलेज हो उन डिसीजंस को लेने के लिए। तो यानी कि यहाँ पे हमारे जो 2 पॉइंट हैं वो हैं कि एक तो लार्ज कम्युनिटी के जो लोग हैं वो डिसीज़न नहीं ले सकते क्योंकि मेजॉरिटी जो है वहाँ पर होनी मुश्किल है। दूसरा जो है ऐसा भी होना पॉसिबल नहीं है कि हर किसी के पास जो है इनफ टाइम और नॉलेज है कि वो सभी मैटर्स के रिगार्डिंग जो है एक डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस कर सकें। इसीलिए क्या होता है, मोस्ट डेमोक्रेसीज़ में जो है पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं अपने आप को गवर्न करने के लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या कोई ऐसा डेमोक्रेटिक रास्ता है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बिना इलेक्शन के सिलेक्ट हो जाए। तो एक चलिए एक प्लेस इमेजिन करते हैं जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो एज और एक्सपीरियंस के बेस पे जो है सिलेक्ट कर लिए, या फिर ये कह लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, इसके बेस पे जो है सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं हुई, यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुआ। अब कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। कैसी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पर्सन्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, दूसरा कह रहे हैं मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है। अब किसको रखा जाए, किसको डिसीज़न मेकिंग की पावर दी जाए, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले को या ज़्यादा नॉलेज वाले को? ये तो एक क्लैश आ गया। क्या ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस वाला जो है वो अच्छे डिसीज़न लेगा, या ये ज़रूरी है कि नॉलेज वाला जो पर्सन है वो अच्छे डिसीज़न लेगा?
सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और नॉलेज के बेस पे किसी को जो है क्या बनाया जाए, रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। नाउ अब उसकी जगह जो है हम बात करते हैं, सेम सिनेरियो में हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कि लोगों ने अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है तो कैसे करेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव अपना चूज़, कैसे उन्हें पता चलेगा कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो रूल कर रहा है वो लोगों की डिज़ायर के अकॉर्डिंग, उनकी विश के अकॉर्डिंग है या नहीं, या फिर ये कैसे श्योर किया जाएगा कि जो पर्सन उस रिप्रेजेंटेटिव को लाइक नहीं करते या फिर जो भी उनको सपोर्ट नहीं करते उनके बारे में डिसीज़न कौन लेगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को लोगों की सेटिस्फैक्शन, फ्री एंड फेयर जस्टिफाइड डीलिंग, इस सब के लिए जो है एक मैकेनिज़्म जो है बनाया गया है डेमोक्रेसी में। क्यों बनाया गया है? जिसमें लोग जो हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर पाए और उसे बाकायदा रेगुलर इंटरवल्स में, जैसे कि अभी बात की हमने कि 5 साल बाद जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कौन, रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में जब लोग उसे चेंज करना चाहते हों। सो यहाँ पे आप बात करेंगे इलेक्शन की डेफिनेशन की। सो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, और उन्हें चेंज भी कर सकते हैं अगर वो ऐसा करना चाहते हैं। यानी कि 5 साल की टर्म के बाद अगर लोग चाहें तो वो किसी और पार्टी को फेवर करके वोट देके उसे भी जिता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पुरानी पार्टी जो है चलती रहेगी। इस सारे मैकेनिज़्म को क्या कहा जाता है? इस सारे मैकेनिज़्म को कहा जाता है इलेक्शन। इसीलिए इलेक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा एसेंशियल माने गए हैं, स्पेशली किस में, डेमोक्रेटिक रूलशिप में, डेमोक्रेसी में, क्योंकि एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जो है कंट्री को चाहिए स्मूथली रन करने के लिए। अब इलेक्शन में क्या होता है बेसिकली, हमने अभी बात की डेफिनेशन की इलेक्शंस के, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्शंस में होता क्या है। सबसे पहले इलेक्शन में जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो क्या करते हैं, वो एक ऐसे पर्सन को चूज़ करते हैं जो उनके लिए क्या बनाएगा, लॉ बनाएगा, कायदे बनाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, वो एक ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं जो उनके रिगार्डिंग क्या लेंगे, डिसीज़न भी ऐसे नहीं कि पर्सनल डिसीज़न या वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, नो, मेजर डिसीज़न रिगार्डिंग योर कम्युनिटी, रिगार्डिंग योर स्टेट, रिगार्डिंग योर नेशन, बिग डिसीजंस जो हैं वो गवर्नमेंट जो है फॉर्म करेगी और बाकायदा उसे कंट्रोल और इम्प्लीमेंट भी करेगी। सो यहाँ पर ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है हमारा कि लोग क्या करते हैं, वो अपनी पार्टी को चूज़ करते हैं जिनकी पॉलिसीज़ कैसी हों, जिनकी पॉलिसीज़ ऐसी हों जो कि गवर्नमेंट को अच्छे से गाइड कर सके, और ऐसे लॉ और पॉलिसीज़ बनाए जो कि उनकी जो जनता है उनकी लाइफ को क्या बनाए, इजी बनाए, एक डिसिप्लिन बनाए, ना कि उनके लिए प्रॉब्लम रेज करें। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये सब क्या होते हैं, ये इलेक्शन में लिए जाते हैं। तो यहाँ से हम जो है अपना एक माइंड क्लियर कर चुके हैं कि इलेक्शन ज़रूरी क्यों है। अगला हमारा पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं उनके बेसिक टूल्स क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। अब जैसे कि इलेक्शंस जो हैं वो बहुत तरीके से होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो इलेक्शंस करवाती हैं, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो है किसके द्वारा चूज़ किया जाता है, जनता के द्वारा। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो भी कुछ इलेक्शंस जो हैं कंडक्ट करती हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हम उसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो हमारी डेमोक्रेटिक इकॉनमी है और नॉन डेमोक्रेटिक इकॉनमी है उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंट्रीज़ जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारी जो है डेमोक्रेटिक है या फिर वहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम रिकॉल करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था और एक सिंपल लिस्ट जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उस लिस्ट में हम बात करेंगे अबाउट द मिनिमम कंडीशंस, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले कंडीशन की। पहली कंडीशन है कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक तब बनेंगे जब हर किसी के पास क्या होगा, एक राइट होगा चूज़ करने का,
एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। उस स्पेसिफिकली उस नेशन के जो लोग हैं, आउट ऑफ द नेशन नहीं, उस नेशन के, उस कंट्री के जो लोग हैं, जब उस कंट्री में सभी लोगों के पास एक राइट होगा सिलेक्ट करने का अपना रिप्रेजेंटेटिव, तभी वो इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक माने जाएंगे। यानी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कंडीशन क्या है कि सबके पास जो है एक राइट हो, किसकी, 1 वोट की, और वो जो वोट है उसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, यानी कि 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी के वोट को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और किसी तगमे के जो वोट है उसको कम इंपॉर्टेंस दी जाए। 1 वोट 1 वैल्यू, इक्वल वैल्यू। सो ये है पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब होगा, जब लोगों के पास ऑप्शन होंगे। अगर एक सिंगल पार्टी होगी तो वो तो इलेक्शन हुए ही नहीं, वो तो क्या हुआ, वो डिक्टेटरशिप हुई। लोगों के पास जब तक ऑप्शन नहीं होंगे चूज़ करने के लिए कि हम किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, तब तक वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होंगे। यहाँ पर पार्टीज़ और कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए, और उन्हें जो है इवन कुछ चॉइस भी दी जानी चाहिए। यानी कि वोटर्स को जो है कुछ ऐसी चॉइस मिलनी चाहिए जिसमें वो एनालाइज कर पाएँ कि हाँ ठीक है, ये पार्टी हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है और ये पार्टी हमारे लिए अच्छी नहीं है। सो सेकेंड कंडीशन इज़ दैट देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। थर्ड पॉइंट इज़ कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है कब होंगे, जब वहाँ पर एक फ़िक्स इंटरवल होगा। यानी कि इलेक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में दोबारा कंडक्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में वो रेगुलर इंटरवल कितना है, 5 साल का। हर 5 साल बाद क्या होता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में हमारे इंडिया में सरकार जो है उसको, लोगों को एक मौका दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने डिसीज़न को रिवाइज़ कर पाएँ। अगर उन्हें लगता है कि हम प्रेजेंट जो हमारी सरकार है इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो किसी ऑपोजिशन पार्टी को जो है अपना फेवर ज़्यादा देके, मेजॉरिटी फेवर देके जिता सकते हैं। सो द चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। चॉइस जो है, लोगों को अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए इन रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शन जो है कुछ सालों बाद जो है बार बार कंडक्ट होनी चाहिए ताकि लोग जो है अपने डिसीज़न को रिवाइज कर सकें एज़ पर देयर विश एंड डिज़ायर। फोर्थ कंडीशन है कि जो कैंडिडेट है वो, जो लोग सिलेक्ट करते हैं, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल, सिर्फ और सिर्फ उसका ही सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों ने एक्चुअली वोट तो दिया किसी और रिप्रेजेंटेटिव को, पार्टी ने क्या किया जी, जब बारी आई सरकार बनाने की तो पार्टी ने किसी और रिप्रेजेंटेटिव को लाकर आपके आगे खड़ा कर दिया। नो, जो कैंडिडेट जो है लोगों ने प्रेफर किया है, चूज़ किया है, वो ही क्या होना चाहिए, इलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। जो इलेक्शन है वो बहुत ही जस्टिफाइड होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उनमें, लोगों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, किसी भी तरह की कोई इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन एक्टिविटीज़ कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग जो है क्या हो, डोमिनेट हो या उनका माइंड डाइवर्ट हो। इलेक्शन पूरी ट्रांसपेरेंसी से, पूरे एक फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए, जहाँ पर लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी विश के अकॉर्डिंग चूज़ कर पाएँ, अपनी मर्ज़ी से वो उनको चूज़ कर पाएँ। अब ये सारा प्रोसेस जो है ये देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, कंडीशंस भी लग रहे हैं कि बहुत इजी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती हैं। अभी हमने ऊपर बात की थी डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की, तो डिफरेंस जो है थोड़ा सा आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि जिन कंट्रीज़ में ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं वहाँ पर इलेक्शंस की फॉर्म कौन सी है, डेमोक्रेटिक, और जिन कंट्रीज़ में ये इलेक्शंस कंडीशंस जो हैं नहीं पूरी हो रही, फुलफ़िल नहीं हो रही, वहाँ पर किस फॉर्म के इलेक्शन हो रहे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में यस डेमोक्रेटिक इलेक्शन ही कंडक्ट होते हैं, कोई भी ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जहाँ पर डेमोक्रेसी जो है फॉलो ना हो रही हो। सो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फर्दर इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।